बाइनरी ऑपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का, और इसके बारे में जितना ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी उतनी आसानी हो जाती है। अब देखिए बाइनरी ऑपरेशन जो हम जानते हैं, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है, डिवाइड करने का प्रोसेस डिवीजन भी बाइनरी ऑपरेशन है। फिर आपने नए बाइनरी ऑपरेशन सीखे हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे थे बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 14। इससे पहले बाइनरी ऑपरेशन हमने डिस्कस किया था एडिशन मॉडुलो 5। इससे पहले भी हम बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन था 1 - 1 आइटा माइनस आइटा पर। तो बाइनरी ऑपरेशन जो है ना ये डिफरेंट किस्म के भी होते हैं, और हम एब्स्ट्रैक्ट किस्म के बाइनरी ऑपरेशन खुद भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मसलन फ़र्ज़ कीजिए हम एक सेट लेते हैं एस, एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। इस सेट से हम ग्रुप बना लेंगे, तो लेट एस इज़ इक्वल टू, हम ई इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ई अक्सर हम आइडेंटिटी के लिए यूज़ करते हैं। इसको जब हम ग्रुप शो करेंगे तो ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेंगे, ई, ए, बी और सी। तो ये हमने 4 एलिमेंट्स लिए हैं, ई, ए, बी और सी। हम फैसला हमने कर लिया है कि हमने इसको ग्रुप, हमने एक ऐसा बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन करना है कि ये सेट जो है ये ग्रुप बन गए। अब ये बाइनरी ऑपरेशन हम खुद डिफ़ाइन करेंगे। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन दिस इज़ द वे वी डू इन मैथमेटिक्स। एब्स्ट्रैक्ट अंदाज में हम बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइन कर लिया करते हैं। आप इस टेबल की प्रॉपर्टीज़ आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इसमें किसी रो या किसी कॉलम में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो हम ये एलिमेंट्स ई, ए, बी, सी यहाँ लिख लेते हैं। ई, ए, बी और सी ये जो दिए गए हैं हमें, इन्हीं को हम यहाँ भी लिख लेते हैं, ई, ए, बी और सी। बाइनरी ऑपरेशन के लिए सिंबल आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बेत तो होता है जक्सटापोजिशन, आप इसे छोड़ दीजिए। अब देखिए ई, चूँकि हम आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहे हैं तो ई को जब ई से ऑपरेट करेंगे तो ई आएगा, ई को जब ए से ऑपरेट करेंगे तो ए आएगा, ई को जब बी से ऑपरेट करेंगे तो बी आएगा, ई को जब सी से ऑपरेट करेंगे तो सी आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ई को आइडेंटिटी लिया है। उसी तरह से अब ए को ई से ऑपरेट करेंगे तो ए आएगा, बी को ई से ऑपरेट करेंगे तो बी आएगा, सी को ई से ऑपरेट करेंगे तो सी आएगा, क्योंकि हमने ई को आइडेंटिटी लिया है। अब देखिए अब आ गया कि यहाँ पर हम क्या लिखें। अब देखिए आप कुछ भी लिख लें, यहाँ पर आप कुछ भी लिख लें, लेकिन अब यहाँ पर ए नहीं लिख सकते क्योंकि फिर वो ए रिपीट हो जाएगा। तो ए हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ ऊपर ए मौजूद है ना, ए दो, इधर भी ए मौजूद है, यहाँ हम ए नहीं लिख सकते। बाकी हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ बी लिख सकते हैं, हम यहाँ सी लिख सकते हैं, हम यहाँ ई लिख सकते हैं। फर्ज कीजिए हम यहाँ बी लिख लेते हैं, बी। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ क्या लिखें। अब नोट करें कि यहाँ पर हम बी नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम ए भी नहीं लिख सकते क्योंकि ए भी इस रो में मौजूद है, बी भी इस रो में मौजूद है, बी तो यहाँ भी मौजूद है। तो यहाँ पर हम ए भी नहीं लिख सकते, यहाँ हम बी भी नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर हम या तो सी लिख सकते हैं या फिर ई लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ ई लिखेंगे तो सी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, ये तो हम नहीं कर सकते, जो सी तो यहाँ मौजूद है। तो ए की पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पर सी लिखें। तो समझिए आप इस बात को, यहाँ पर हम बी नहीं लिख सकते क्योंकि बी यहाँ मौजूद है, ए नहीं लिख सकते क्योंकि ए यहाँ मौजूद है। या तो हम सी लिख सकते हैं या ई लिख सकते हैं। अगर यहाँ हम ई लिखेंगे तो हमें सी यहाँ लिखना पड़ेगा, वो हम लिख नहीं सकते। तो यहाँ पर सिर्फ सी लिखा जा सकता है। और 3 यहाँ आ गए, अब ई जो है ना वो ऑटोमेटिकली फिर यहाँ आ जाएगा। वैसे भी गौर करें यहाँ पर ई आएगा। अब यहाँ आ जाइए इस पर, फिर गौर कीजिए कि यहाँ हम ए और बी तो नहीं लिख सकते क्योंकि हम यहाँ ए और बी नहीं लिख सकते। तो बाकी पॉसिबिलिटी आ जाती है, या तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे या यहाँ पर हम ई लिखेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर ई लिखेंगे तो सी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर हमें फिर सी लिखना पड़ेगा, सी।
अब यहाँ हमने सी लिखा है, ए बी सी। अब यहाँ देखिए बी और सी हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर या तो ए आ सकता है या ई आ सकता है। हम ए यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि वरना फिर हमें ई यहाँ लिखना पड़ेगा, तो ये मजबूरी है कि हमें अब यहाँ पर ई ही लिखना पड़ेगा और यहाँ पर ए आ जाएगा, फिर जो बच गया। अब आखिरी बड़ा आसान होता है कि ए बी और सी है तो यहाँ पर ई होगा, बी सी और ई है तो यहाँ पर ए होगा, सी ई और ए है तो यहाँ पर फिर बी होगा। अब ज़रा देख लीजिए कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई रिपीट नहीं हुआ, कोई रिपीट नहीं हुआ, कोई रिपीट नहीं हुआ, कोई रिपीट नहीं हुआ। तो अब देखिए हमने एक बाइनरी ऑपरेशन को डिफ़ाइन कर लिया है, और अगर आप गौर करें तो अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन दिस इज़ अ ग्रुप। सो वी हैव डिफाइंड a binary operation ये हमने एब्स्ट्रैक्टली डिफाइन किया है, एब्स्ट्रैक्टली ये एक नया लफ्ज़ है, डिक्शनरी की सीमानी देखिए। हमने एक बाइनरी ऑपरेशन एब्स्ट्रैक्टली डिफाइन किया है, एंड अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन ये जो सेट है जिसे हमने ई ए बी सी लिखा है, दिस इज़ अ ग्रुप। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये सेट जो है ये क्लोज्ड है। देखिए कोई नया एलिमेंट नहीं आया ना, तो मैं ये लिख देता हूँ बिकॉज नंबर 1 ये जो सेट ई ए बी सी इज क्लोज्ड अंडर डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन। जो बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन किया है उसके अंडर ये क्लोज्ड है, डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन। सेकेंडली देखिए इसमें ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। एसोसिएटिविटी कैन बी चेक्ड इजीली, एसोसिएटिविटी होल्ड्स, आप इसे चेक कर सकते हैं, एसोसिएटिविटी होल्ड्स। सो थोड़ा सा लंबा काम होता है, यू मे चेक इट। एंड देन नंबर 3 ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। नंबर 3 ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आइडेंटिटी एलिमेंट आप देख सकते हैं, हमने शुरू में ऑब्जर्व कर लिया था, हमने रखा ही ई को आइडेंटिटी था, ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी अब इन्वर्सेस की बात आ जाएगी तो नोट करें, हमने इन्वर्सेस के लिए देखना होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ कहाँ है। जैसे ये आइडेंटिटी एलिमेंट तो ई का इन्वर्स ई है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए का इन्वर्स सी है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो बी का इन्वर्स बी खुद है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट तो सी का इन्वर्स ए है। तो नोट कर लीजिए, ई का इन्वर्स ई, ए का इन्वर्स सी, बी का इन्वर्स बी और सी का इन्वर्स ए। तो ए और सी एक दूसरे का इन्वर्स है, तो ये मैं लिख देता हूँ। तो फॉर इन्वर्सेस ए ई इज इन्वर्स ऑफ ई, ये हमेशा होता है, आइडेंटिटी अपना इन्वर्स होती है हमेशा। देन मैंने आपको बताया था कि यहाँ ई है तो ए और सी एक दूसरे का इन्वर्स है, तो ए एंड सी आर इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर, ए एंड सी आर इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। फिर मैंने आपको बताया था कि बी इज इन्वर्स ऑफ बी,
B इज इनवर्स ऑफ B। तो ये सब इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर। E का इनवर्स है, A और C एक दूसरे का इनवर्स है, और B जो है वो B का इनवर्स है। तो इस बात को हम यहाँ क्लोज करते हैं, इसी बात को दोबारा शुरू करते हैं। एन अदर ग्रुप स्ट्रक्चर on the set E, A, B, C। अब देखिए ये बात बड़ी दिलचस्प है कि यही सेट हम ले लेते हैं और हम टेबल को थोड़ा सा ज़रा तब्दील करते हैं। कंसीडर इस बात को हमने बड़ी तवज्जो से देखना है। E, A, B, C, फिर ये E, A, B और C। E को तो हमने आइडेंटिटी लिया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा E, A, B, C। फिर चूँकि E आइडेंटिटी है तो यहाँ पर A, B और C आ जाएगा। आपको याद है पिछली दफ़ा हमने डिस्कस किया था कि यहाँ तो A है, अब यहाँ पर A नहीं हो सकता, या B होगा या C होगा या E होगा। तो इस दफ़ा ये करते हैं कि हम यहाँ पर B नहीं लिखते बल्कि हम यहाँ पर E लिख लेते हैं। E। अब देखिए ये करने से बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। अब इसके बारे में सोचिए यहाँ क्या होगा। यहाँ पर B नहीं हो सकता क्योंकि B यहाँ पर है, यहाँ पर E नहीं हो सकता, यहाँ पर A नहीं हो सकता, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ C हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ C। तो यहाँ पर C आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर C है, क्योंकि C यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ पर अगर C है तो फिर B हमें यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि हर एलिमेंट को लिखना है हमने। अब आइए यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर A और E तो नहीं हो सकते, यहाँ B भी नहीं हो सकता, तो A, E और B के बाद जो पॉसिबिलिटी रह जाती है वो सिर्फ C की रह जाती है। तो यहाँ पर आपको फिर आप यहाँ पर A नहीं लिख सकते, E नहीं लिख सकते, B नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर आपको फिर C लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ B नहीं लिख सकते, C नहीं लिख सकते, B, C नहीं यहाँ लिख सकते, तो यहाँ आपको A लिखना पड़ेगा या E लिखना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर A लिखेंगे तो अब देखिए E, A, B, C, A, E, C, B, B, C, तो यहाँ पर आप या तो B और C आप यहाँ नहीं लिख सकते, तो या तो आप यहाँ पर A लिखेंगे या फिर यहाँ पर आप E लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर E लिखते हैं तो A फिर हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ देखिए A, E और C हम लिख चुके हैं, तो अब यहाँ सिर्फ B की पॉसिबिलिटी रह जाती है। B, C और E हम लिख चुके हैं, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ A की पॉसिबिलिटी रह जाती है। C, B और A लिख चुके हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ E की पॉसिबिलिटी रह जाती है। तो ये हुआ E, A, B, C, A, E, A, B, C, A, E, C, B, B, C, E, A और C, B, A, E। तो अब दिस इज़ द ओनली वे वी कैन डू दिस टेबल। अब देखिए ये टेबल उस टेबल से ज़रा मुख्तलिफ टेबल है। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि यहाँ पर इसे हम डायगोनल कहते हैं, इसे, ये जो चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट लगातार, इससे पहले ऐसा नहीं था। आइडेंटिटी एलिमेंट से दो जगह पर था, यहाँ नहीं था। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट, ये एक अलग ग्रुप स्ट्रक्चर इसके ऊपर आ गया है। तो वी कैन ईजिली चेक दैट E, A, B, C, और बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं इन्वर्सेस। इसमें यह A का इन्वर्स A है, देखिए E यहाँ पर है, B का इन्वर्स B है,
सी का इन्वर्स सी है। अब देखिए ई का इन्वर्स ई, ए का इन्वर्स ए, बी का इन्वर्स बी, सी का इन्वर्स सी। तो वी कैन ईजिली चेक दैट ई ए बी सी इज अ ग्रुप। और ये बड़ा स्पेशल ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड ये KLIEN एक मैथमेटिशियन का नाम था, तो दिस इज कॉल्ड KLEN 4 ग्रुप। 4 4 एलिमेंट्स इसमें, इसलिए 4 ग्रुप, क्लाइन 4 ग्रुप। और इसके लिए बड़ा स्पेशल सिंबल है, वो कैपिटल वी से इसको ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल वी कैपिटल वी कैपिटल वी। तो आपने नोट किया कि अगर हमें 4 एलिमेंट्स EABC दे दिए जाएं तो इन 4 एलिमेंट्स पर हम 2 तरीके से ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका तो ये पहले था, दूसरा तरीका मैंने आपको अभी बताया है। सो देयर आर 2 वेज ऑफ डिफाइनिंग अ ग्रुप ऑन 4 एलिमेंट्स। तो having said that, हम कुछ और कंसेप्ट ग्रुप थ्योरी से मुतल्लिक डिस्कस करते हैं। इन कंसेप्ट से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको रिकॉल करना चाहता हूँ फ्रॉम योर मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट, फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस। मुमकिन आपने FSC में पढ़ा हो, मैट्रिक में पढ़ा हो क्लासेस। अब देखिए कंसेप्ट है पॉलीगॉन का, पॉलीगॉन रिकॉल। पॉलीगॉन मैं एग्जांपल्स देता हूँ। ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन। अब जानते हैं इसकी 3 साइड्स होती हैं। दिस इज ट्रायंगल, दिस इज पॉलीगॉन। देन यू नो स्क्वायर इज अ पॉलीगॉन, 4 साइड्स होती हैं। या फिर रेक्टेंगल इज अ पॉलीगॉन, वही 4 साइड्स, रेक्टेंगल। जो जनरल कंसेप्ट रेक्टेंगल का है, स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल का स्पेशल केस है कि जब ये चारों साइड्स बराबर हो जाती हैं। सो दिस इज अ पॉलीगॉन। एंड देन पेंटागन, दिस इज अ पॉलीगॉन। इसकी 5 साइड्स होती हैं। 1 2 3 4 5 पेंटागन, दिस इज पॉलीगॉन। देन हेक्सागन, इसकी 6 साइड्स होती हैं। लेट्स डू इन दिस वे, दिस 1 2 3 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 6, this is hexagon. And then we have a very heptagon, you might have heard about that, slightly different, maybe new name for you, heptagon. This is a polygon with 7 sides, so 1 2 3 4 5 and 6 and 7. Let's make like this: 1 2 3 4 5 6 and 7 sides. So 7 sides, let me write it here. इसे आप ज़रा एहतियात से बना लीजिए. So heptagon 7 sides, hexagon 6 sides,
Pentagon, 5 sides, and other things you already know. And then we have octagon. This is polygon having 8 sides. Let's try to make it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I don't know if it is correct. Make it correctly by yourself. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is octagon. 8 sides. 8 sides. 8 sides. And so on. And so on. So these are the polygons: triangle, rectangle, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, and so on. Why we are doing that? In fact, the important examples of groups come from such structures. Let's first recall about regular polygons. Regular polygon. A polygon whose all sides are equal is called a regular polygon. A polygon with all the sides equal in length is called regular polygon. Regular polygon. Regular polygon. And examples are equilateral triangle, متساوي الأضلاع مثلث. Equilateral triangle. This is a regular polygon. Again, square. Square is a regular polygon because all the sides of a square are equal in length. So equilateral triangle, square are regular polygons. Are regular polygons. There is one very important thing about polygons, and that is, let me show you that. These are regular polygons. You can see that this is an equilateral triangle. This is a square, and this is a pentagon. 3 sides are equal, 4 sides are equal, 5 sides are equal, and so on. We can draw hexagon and other sides as other polygons as well. The thing I was mentioning was let me explain that this is external angle. In this triangle, this is external angle. In this square, this is external angle. In this pentagon, this is external angle. Just try to note what an external angle is. Remember that this is external angle. This is external angle. This is external angle. Again, this is external angle. So in order to see what external angle is, you extend
you extend the side of the polygon, and angle between extended side and the other side, this is the external angle. And the property is sum of external angles is equal to, let me note that, note sum of external angles you might have read this in your previous courses. Sum of external angles is equal to 360 degrees. Sum of external angles. So if you are given a regular polygon, then suppose you are given an equilateral triangle, and we know that the sum of external angles is equal to 360 degree, and there are going to be 3 external angles. So each external angle will be equal to 360 degree divided by 3 is equal to 120 degree. For square, external angle will be equal to 360 degree divided by 4. For regular pentagon, external angle will be equal to 360 degree divided by 5 is equal to 72 degree. So formula goes like that. Formula, if a regular polygon has n sides, then measure of external angle is equal to 360 degree divided by n. So for square, 360 degree divided by 4. For pentagon, 360 degree divided by 5. For equilateral triangle, 360 degree divided by 3. So this is formula for external angle. So remember this formula, it's a very important formula. Now what these things have to do with group theory? Let's come to that concept. So before doing that, let me explain you something very special. And let me prepare myself for that. So what you are seeing is a square. This is an other square I have prepared with the cardboard. ये मैंने गत्ते से बनाया है एक और स्क्वायर, और मैंने इसके ऊपर ये रख दिया है. तो मैं इसको इसके अंदर इस पिन के साथ लगा देता हूँ. आप भी इस काम को करें अपने तौर पर. तो ये अच्छी एक्सरसाइज है फॉर यू. अब देखिए, मैंने इस तरह से, ये स्क्वायर है, नीचे पहले कागज़ पर बना हुआ था, उसमें मैंने कोनों पर लिखा हुआ है 1 2 3 4. और ये जो कार्ड का स्क्वायर मैंने बनाया है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 1 2 3 एंड 4. अब देखिए, मैं ये जो दो चीज़ें होती हैं, एक कहलाती है रोटेशन और एक चीज़ कहलाती है रिफ्लेक्शन. इन चीज़ों को मैं बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ. अब ये रोटेशन ये है कि हम इस स्क्वायर को रोटेट करेंगे. देखिए, मैंने इसको रोटेट किया, ये
फिर मैंने इसको रोटेट किया, देखिए ये, फिर मैंने इसको रोटेट किया, ये, फिर मैंने इसको रोटेट किया, देखिए ये पहले वापस उसी तरह बन गया। अब ये हमें मालूम है कि स्क्वायर की जो एक्सटर्नल एंगल है वो होती है 90 डिग्रीज। तो आप इसको देखिए, ये तकरीबन कितना हमने इसको इस वक्त रोटेट किया है, कितना हमने रोटेट किया होगा, कुछ अंदाज़ा है आपको? मतलब 90 डिग्री हमने रोटेट नहीं किया, ये मुश्किल से कोई 20 डिग्री रोटेट किया है हमने। ये देखिए हमने तकरीबन 45 डिग्री रोटेट किया है यहाँ पर। अब कोई 70 डिग्री रोटेट कर दिया होगा। ये देखिए हमने 90 डिग्री रोटेट कर दिया है, 90 डिग्री। फिर ये हमने 180 डिग्री रोटेट कर दिया है। फिर हमने ये 270 डिग्री रोटेट कर दिया है। फिर ये हमने 360 डिग्री रोटेट कर दिया। मैं दोबारा करता हूँ। अब ये है ना, तो ये हमने रोटेट किया है 90 डिग्री। अब वापस यहाँ पहुँच जाते हैं, दोबारा करते हैं। ये 90 डिग्री और ये हो गया 180 डिग्री। अब दोबारा वहाँ चलते हैं। अब देखिए ये हुआ 90 डिग्री, ये हुआ 180 डिग्री, ये हुआ 270 डिग्री। फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं। ये देखिए ये हुआ 90 डिग्री, ये हुआ 180 डिग्री, ये हुआ 270 डिग्री और ये हुआ 360 डिग्री। 360 डिग्री में दोबारा वही चीज़ बन जाती है। तो ये कहलाती हैं रोटेशंस। असल में हम जो कंसेप्ट डिस्कस करने लगे हैं ना, ये है, मैं आपको इसके डिटेल थोड़ी सी बाद में डिस्कस करेंगे। दिस इज कॉल्ड डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ स्क्वायर। आपने अगर पहले पढ़ा हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इसे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ स्क्वायर। सबसे पहली बात तो आप ये नोट कीजिए कि ये जिस तरीके से पढ़ा हुआ है ना, 1 1 पर है, 2 2 पर है, 3 3 पर है, 4 4 पर है, तो इसे हम कहते हैं ज़ीरो रोटेशन, 0 डिग्री की रोटेशन। हमने कुछ नहीं किया ना, तो 0 डिग्री की रोटेशन। और हम इसे यूँ लिखते हैं 1 2 3 4, 1 1 पर है, 2 2 पर है, 2 पर है, 3 3 पर है, 4 4 पर है। तो ये हो जाती है 0 डिग्री की रोटेशन। उसके बाद हम यूँ करते हैं कि इसको हम 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं। ये 90 डिग्री, तो ये रोटेशन है 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो अब इसमें देखिए क्या हुआ है, 1 2 3 4 तो हैं जो मैंने लिखे हुए हैं ये कागज़ के ऊपर। अब देखिए ये रोटेट करने के बाद क्या हुआ है कि 1 जो है वो 2 पे चला गया है, 2 जो है वो 3 पे चला गया है, 3 जो है वो 4 पे चला गया है और 4 जो है वो 1 पे चला गया। देखिए 1 2 पे चला गया है, 2 3 पे चला गया है, 3 4 पे चला गया है, 4 1 पे चला गया। तो 1 2 पे चला गया है, 2 3 पे चला गया है, 3 4 पे चला गया है, 4 1 पे चला गया है। तो ये है रोटेशन 90 डिग्री की। अब देखिए दोबारा हम ओरिजिनल सूरत पे आ जाते हैं और अब यूँ करते हैं कि अब हम इसको 180 पर रोटेट करते हैं। ये हो गया 90, ये हो गया 180। अब देखिए क्या होता है, ये है रोटेशन थ्रू 180 डिग्री। अब इसमें हम पहले लिख लेते हैं जो हमारे कागज़ पर लिखे हुए थे पहले, 1 2 3 4। अब देखिए अब क्या हुआ है, 1 3 पे चला गया है, 1 3 पे, 2 4 पे चला गया है, 2 4 पे,
3 1 पे चला गया है, देखिए 1 3 पे चला गया है, 2 4 पे चला गया है, 3 1 पे चला गया है और 4 2 पे चला गया है, 4 2 पे चला गया है। अब हम आ जाते हैं दोबारा, हम उसी पोजीशन में आ जाते हैं वापस, इसी पोजीशन पर, और अब हम आ जाते हैं, रोटेशन हम देते हैं 270 डिग्री की रोटेशन। ये देखिए 1 2 3 तो वो है जो हमने पहले लिखा हुआ था, 1 2 3 4। अब रोटेशन देते हैं, ये हुई 90 डिग्री, ये हुई 180 डिग्री, ये हुई 270 डिग्री। अब देखिए क्या हुआ है, 1 4 पे चला गया है, 2 1 पे चला गया है, 3 2 पे चला गया है और 4 3 पे चला गया है। तो 1 4 पर, 2 1 पर और 3 2 पर और 4 3 पर चला गया है। तो R90 में 1 2 पर, 2 3 पर, 3 4 पर, 4 1 पर। R180 में 1 3 पर, 2 4 पर, 3 1 पर, 4 2 पर। और R270 में 1 4 पर, 2 1 पर और 3 2 पर और 4 3 पर चला गया है। तो ये दीज आर रोटेशंस। उसके बाद नोट की, जो हमने जो नोट नहीं की ना, वो ये है कि अगर आप फर्ज के हम ओरिजिनल 1 इस पे आ जाते हैं, हम 360 पर रोटेट करते हैं। देखिए 90 180 270 और आप देखिए 360, तो 360 पर दोबारा फिर वही बन जाता है ये। तो मैं ये लिख देता हूँ कि नोट दैट R360 डिग्री इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब देखिए 1 1 पर, 2 2 पर, 3 3 पर, 4 4 पर, और ये वही है जो कि हमारी R0 डिग्री थी, वापस वही पहुंच गई। तो इसलिए फिर रोटेशन हमारे पास सिर्फ 4 ही बनती हैं, ये है, ये है, ये है और ये है। तो देयरफॉर वी हैव 4 रोटेशंस। Therefore, we have 4 rotations, namely ये rotations हैं 0 डिग्री के अबाउट, 90 डिग्री के अबाउट, 180 डिग्री के अबाउट एंड 270 डिग्री के अबाउट। बस ये रोटेशन है। उसके बाद 360 डिग्री के अबाउट तो वापस वही हो जाएगी जो कि R0 डिग्री है। सो rotations, so these were rotations. Let me write it here, rotations. So there are 4 rotations. Therefore we have 4 rotations, namely, so rotations, 4 rotations. So this was about rotations. Now let's come to another thing. So this was rotations of square. Another thing we are going to discuss is the same square, जो इससे पहले हमने देखा है, और इसके ऊपर ये वही जो कार्डबोर्ड में बनाया हुआ था। अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शंस।
रिफ्लेक्शंस। अगर आप नेट पर जाकर देखें तो इन्हें फ्लिप्स भी कहते, फ्लिप्स भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल हम इन्हें रिफ्लेक्शंस कहेंगे। अब देखिए रिफ्लेक्शंस से मतलब आप जहन में आपके रहे कि जब हम स्क्वायर बनाते हैं ना, तो इसमें एक तो आप जानते हैं डायगोनल्स होते हैं। मैं डायगोनल्स बना देता हूँ आपके सामने। डायगोनल्स, दो डायगोनल्स होते हैं। ये एक डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल। तो ये पहला डायगोनल, इसे हम D1 कह लेते हैं, D1 डायगोनल 1। इसे हम D2 कह लेते हैं, डायगोनल 2। और अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देते हैं। अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। इसी तरह से ये दो अपोजिट साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो ये चूँकि हॉरिजॉन्टल, इसको हम H कह लेते हैं, हॉरिजॉन्टल। और ये वर्टिकल है तो इसे हम V कह लेते हैं। ज़रा नाम जो है आसानी हो जाएगी याद रखना इन चीज़ों को। अब देखिए रिफ्लेक्शंस क्या हैं। देखिए मैं आपको कोशिश करता हूँ मैं आपको ये बात समझा सकूँ। ये है ना गत्ते वाला जो मैंने स्क्वायर बनाया था, आप यूं करें कि, बल्कि मैं यूं समझाता हूँ आपको कि अब समझिए कि यहाँ पर मिरर, आईना रखा हुआ है, यहाँ पर आईना। तो अगर आप, और डबल साइडेड आईना, यानी कि इस तरह से आईना है, इधर भी आईना है, इधर भी आईना है, दोनों साइड पर आईना। तो अगर आप उसमें आप देखें तो ये 1 रिफ्लेक्ट होकर 4 पर आ जाएगा, 2 रिफ्लेक्ट होकर 3 पर चला जाएगा, और 4 रिफ्लेक्ट होकर 1 पर चला जाएगा, और 3 रिफ्लेक्ट होकर 2 पर चला जाएगा। H देखिए, देखिए H की मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये होगा कि 1 2 3 4 है ना। तो अगर यहाँ पर आप मिरर तस्वर करें, 2 साइडेड मिरर, आईना रखा हुआ है, तो 1 रिफ्लेक्ट होकर 4 पे आ जाएगा, 4 रिफ्लेक्ट होके 1 पे चला जाएगा, 2 रिफ्लेक्ट होके 3 पे आ जाएगा, और 3 रिफ्लेक्ट होके 2 पे चला जाएगा। सो दिस इज 1 रिफ्लेक्शन H। रिफ्लेक्शन V देखते हैं, 1 2 3 4। इसमें आप देखिए V रिफ्लेक्शन में ये V है, ये V, दिस इज V, ये देखिए ये V है रिफ्लेक्शन V। इस रिफ्लेक्शन में क्या होगा, 1 रिफ्लेक्ट होकर 2 पर चला जाएगा, 2 रिफ्लेक्ट होकर 1 पे चला जाएगा, 1 2 पे चला जाएगा, 2 1 पे चला जाएगा, और 3 इससे रिफ्लेक्ट हो 4 पर, 4 3 पर, 3 4 पर, 4 3 पर। अब इसके बाद हम आ जाते हैं D1 पर। D1 में देखिए कि 1 2 3 4
अब आपने तसव्वुर करना है कि यहाँ पर मिरर है, यूँ यूँ करके, तो इसमें यूँ होगा कि 2 रिफ्लेक्ट होकर 4 पे चला जाएगा, 4 2 पे चला जाएगा। ये 1 और 3 यहीं पर रहेंगे, 1 1 पर रहेगा, 3 3 पर रहेगा, और 2 रिफ्लेक्ट होकर 4 पर, 4 रिफ्लेक्ट होकर 2 पर, 2 4 पर और 4 2 पर। अब आ जाइए D2 पर, तो 1 2 3 4। अब देखिए D2 में यूँ होगा इस तरह से, इसमें यूँ होगा कि 3 रिफ्लेक्ट होकर इसमें से 1 पे जाएगा, 1 रिफ्लेक्ट होकर यहाँ 3 पे जाएगा, और 2 और 4 अपनी जगह पर रहेंगे, 2 2 पर रहेगा, 4 4 पर रहेगा, 1 3 पे चला जाएगा और 3 1 पर चला जाएगा। तो दीज आर द रिफ्लेक्शंस। तो द 4 रिफ्लेक्शंस वो हैं H है, V है, D1 है एंड D2 आर गिवन अबव। तो ये 4 रिफ्लेक्शन जो है ये हमने ऊपर बना दी। डायहेड्रल ग्रुप ऑफ अ स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड 4 होती हैं जो कि इवन नंबर है। और आपको याद होगा कि हमने रिफ्लेक्शंस ली थी थ्रू डायगोनल्स एंड थ्रू लाइंस ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। और 4 रिफ्लेक्शंस थी, 4 रोटेशंस थी, और डायहेड्रल ग्रुप के एलिमेंट्स की तादाद 8 थी, 4 रिफ्लेक्शंस एंड 4 रोटेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे डायहेड्रल ग्रुप ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, एक ऐसी पॉलीगॉन जिसकी साइड्स की तादाद जो है वो 5 होती है, रेगुलर पॉलीगॉन। लेट मी शो यू दैट। दिस इज अ रेगुलर पेंटागन। अब देखिए 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स हैं इसकी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस डायहेड्रल ग्रुप ऑफ अ डायहेड्रल ग्रुप ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। This is a regular pentagon, 1 2 3 4 and 5 sides, and each side, all the sides have same length. So this is a regular pentagon, and note that in this case n is equal to 5, means there are 5 sides, 5 equal sides of this polygon. So n is equal to 5. Therefore, measure of external angle is equal to this is equal to 360 degree divided by number of sides, and in this case number of sides is equal to 5. So this is 360 degree divided by 5, and this is equal to 72 degrees. So each external angle is of measure 72 degree. And we know that there will be 5 rotations and 5 reflections. So there will be 5 rotations
and through, let's note these rotations. These rotations will be through 0 degree, 72 degrees, and then 72 plus 72, this is 144 degrees. Then 144 plus 72, this is 216 degrees, and then 216 plus 72, this will be 288 degrees, and then 288 plus 72 is equal to 360 degree, and we will arrive at the same rotation we had at measure 0 degree. So rotations will be through these angles. We write these rotations as we did in case of a square. We write these rotations as rotation through 0 degree. This in fact will be identity element. Then rotation through 72 degrees. Then rotation through 144 degrees. Then rotation through 216 degrees, and then rotation through 288 degrees. So this is the notation we use for rotations. Secondly, there will be 5 reflections. There will be 5 reflections. And these reflections will be through, as I told you before, these reflections will be through lines joining vertices. You must be knowing that vertices is plural of vertex. This is in fact plural of vertex. वर्टेक्स आप जानते हैं, वर्टेक्स हम किसी भी पॉलीगॉन में कोने को कहते हैं. दिस इज वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स. सो देयर आर 5 वर्टिसेस. So this is plural of vertex. So there will be 5 reflections through lines joining vertices with midpoints of opposite sides. With midpoints of opposite sides. So having said this, we have 5 rotations and we have 5 reflections. So total number of elements in this group will be 5 plus 5, 10. So total number of elements in the dihedral group of a regular pentagon will be 5 rotations plus 5 reflections, and this is equal to 10. So order of dihedral group of a regular pentagon is 10. तो 10 ऑर्डर है. So let's see these things in more detail. Let's come to rotations.
I have prepared a small machine for you in order to discuss rotations. Note that we have a regular pentagon and vertices of this pentagon are marked 1, 2, 3, 4 and 5. So there are 5 vertices. I have prepared same pentagon with a cardboard and I have marked vertices को मैंने फिर 1, 2, 3, 4, 5 के साथ मार्क किया हुआ है। देखिए रोटेशन ये है, फर्स्ट रोटेशन, पहली रोटेशन थ्रू 72 डिग्री, दिस इज फर्स्ट रोटेशन थ्रू 72 डिग्री, थ्रू 72 डिग्री। देन रोटेशन थ्रू 144 डिग्री, 72 plus 72, this is rotation through 144 degree and so on. So let's begin and see what these rotations do. So we have rotation through 0 degree or 0 degree, rotation through 0 degree. This is the symbol we have decided for rotation through 0 डिग्री। अब देखिए 0 डिग्री के अबाउट जब आप रोटेट करते हैं, हमने 0 डिग्री के अबाउट रोटेट करने का मानी है कि हम रोटेट नहीं कर रहे, जैसी पेंटागन पड़ी हुई है वैसी ही पड़ी रहे। तो अब देखिए 1 1 पर है, 2 2 पर है, 3 3 पर है, 4 4 पर है, 5 5 पर है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 1 1 पर है, 2 2 पर है, 3 3 पर है, 4 4 पर है और 5 5 पर है। सो दिस इज आर 0 डिग्री और रोटेशन थ्रू 0 डिग्री। अब हम इसे रोटेट करते हैं थ्रू 72 डिग्री। देखिए मैंने इसे थ्रू 72 डिग्री रोटेट किया है। तो ये 72 डिग्री रोटेट करने के बाद ये पोजीशन आ जाती है। तो आप नोट कीजिए, 1 2 पे चला गया, 2 3 पे चला गया, 3 4 पे चला गया, 4 5 पर और 5 1 पर। तो आर 72 डिग्री विल बी, अब देखिए हम इसे लिख लेते हैं, 1 2 पे चला गया, 2 3 पे चला गया, 3 4 पे चला गया, 4 5 पे चला गया और 5 1 पे चला गया, 5 1। सो दिस इज द वे वी रिप्रेजेंट इट। तो आर 72 डिग्री के थ्रू रोटेशन जो है ना वो आप देख सकते हैं, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4, 4 goes to 5, 5 goes to 1। दोबारा हम आ जाते हैं ओरिजिनल कंडीशन पर, ओरिजिनल पोजीशन पर। सो दिस वाज द पोजीशन ओरिजिनली। अब हम थ्रू 144 डिग्री इसको रोटेट करते हैं, 2 दफ़ा 72 डिग्रीज। सो ये एक दफ़ा 72 डिग्रीज, ये दूसरी दफ़ा 72 डिग्रीज, तो ये हो जाएगी रोटेशन थ्रू 144 डिग्रीज। सो दिस इज रोटेशन थ्रू 144 डिग्रीज। अब इसमें देखिए कि क्या फ़र्क पड़ा है, 1 goes to 3, 1 3 पर चला गया एंड 2 goes to 4, 2 4 पर चला गया, 3 goes to 5, 3 5 पर चला गया, 4 goes to 1, 4 1 पे चला गया एंड 5 goes to 2, और 5 जो है ये 2 पर चला गया। सो दिस इज आर 144 डिग्रीज। अब हम आते हैं आर 216 डिग्रीज पर। दिस इज इक्वल टू, हम दोबारा आ जाते हैं ओरिजिनल पोजीशन पर। ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन थी। अब हम इसे 216 डिग्री, 72 प्लस 72 प्लस 72, तो ये 72 डिग्री की पहली रोटेशन, ये 72 डिग्री की
दूसरी रोटेशन, ये 72 डिग्रीज़ की तीसरी रोटेशन, तो ये है 216 डिग्री रोटेशन। तो अब देखिए 1 4 पे चला गया, 1 goes to 4, 2 goes to 5, 3 goes to 1, 4 goes to 2, and 5 goes to 3. So this is R 216 degrees, and finally we have R 288 degrees, and let's see what happens. हम पहले ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे और फिर इसे हम 72 plus 72 plus 72 216 then plus 72 4 times 288 degrees. तो ये through 72 degree first rotation, through 72 degree second rotation, through 72 degree third rotation, 72 degree fourth rotation. तो आप देखिए 4 times 72 डिग्रीज के अबाउट रोटेट करने से वी गेट R 288 degrees, and note that 1 goes to 5, so 1 goes to 5, 2 goes to 1, 3 goes to 2, 4 goes to 3, and then 5 goes to 4. So these are rotations. अब नोट कीजिए, अगर हम एक दफ़ा और 72 डिग्री के अबाउट रोटेट करें, 5 टाइम्स करें, तो ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन आ जाती है वही, वो दैट इज़ द सेम एज R 0 डिग्री. सो these are all the rotations. So these are the all 5 rotations of regular pentagon. So these are the all 5 rotations of a regular pentagon. इट इज़ एडवाइजेबल कि आप ये चीज़ खुद भी करके देखें, उससे आप कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा. So having discussed rotations, we come to reflections. रिफ्लेक्शन से मतलब पहले मैंने आपको बताया है कि इन केस नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज़ ऑड एज इट इज़ द केस विद द रेगुलर पेंटागन. आप देखिए हमारे पास पेंटागन जो है ना, उसमें साइड्स की तादाद 5 है और 5 ऑड नंबर होता है, 1 2 3 4 एंड 5, और 5 वर्टिसेस हैं. देखिए ये वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, वर्टेक्स 4, वर्टेक्स 5. हम यूँ करेंगे कि हर वर्टेक्स से हम उस वर्टेक्स के जो अपोजिट साइड है, ये इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड ये है, तो इसके मिड पॉइंट को हम इसके वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे ये. फिर सेकंड वर्टेक्स को इसकी जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे. फिर थर्ड वर्टेक्स को इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे. फिर हम फोर्थ वर्टेक्स को इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे. फिर फिफ्थ वर्टेक्स को इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे.
So these are the lines we have to take reflections through. Reflections मतलब मैंने आपको बताया था when we were discussing dihedral group of a square. करते हम यूँ हैं कि हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर एक 2 साइडेड मिरर है और उस मिरर के थ्रू हम रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट, अगर आप गौर करें तो अगर हम इस मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट करें तो V1 ये वर्टेक्स यहीं पर रहेगा। हाँ, ये वर्टेक्स 2 5 पर आ जाएगा, 5 2 पर चला जाएगा, 3 4 पर आ जाएगा, 4 3 पर चला जाएगा। इसी तरह से अगर हम वर्टेक्स 2 से अपोजिट साइड को जान के लाइन के थ्रू रिफ्लेक्ट करें तो 2 जो है ना वो अपनी जगह पर रहेगा, 3 जो है वो 1 पे चला जाएगा, 1 3 पे आ जाएगा, 4 जो है वो 5 पे चला जाएगा, 5 4 पर आ जाएगा। यू कैन सी इट वेरी इजीली। सो लेट्स राइट दीज रिफ्लेक्शंस। हम रिफ्लेक्शन थ्रू लाइन पासिंग थ्रू V1 को हम V1 से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो रिफ्लेक्शंस आर V1 रिफ्लेक्शन, दिस इज इक्वल टू, इस केस में नोट कीजिए कि 1 1 ही पर रहेगा, 1 गोज टू 1। अब देखिए इस लाइन के थ्रू रिफ्लेक्शन ले रहे हैं हम, इस लाइन के थ्रू दिस लाइन, तो 2 5 पर चला जाएगा, 5 2 पर चला जाएगा। सो 2 गोज टू 5, लेट्स राइट 1 2 3 4 and 5। तो 2 goes to 5, 5 will go to 2, so 5 goes to 2, then 3 goes to 4, 4 goes to 3, 3 goes to 4, 4 goes to 3. So this is reflection through V1. Next we come to reflection through V2, and this is again, let's write 1 2 3 4 first, 1 2 3 4 and 5। अब देखिए V2 के थ्रू जब हम रिफ्लेक्शन लेंगे तो 2 2 पर रहेगा, 2 remains at 2, और 1 3 पे चला जाएगा, 3 1 पे चला जाएगा, 1 goes to 3, 3 goes to 1, और 5 4 पर चला जाएगा, 4 5 पे चला जाएगा, तो 4 goes to 5, 5 goes to 4। For V3 लेट्स राइट 1 2 3 4 5, ये हम शुरू में लिख लेते हैं। दिस इज V3, ये V3 है, तो इस केस में 3 3 रहेगा, और V3 के अबाउट 2 4 पे चला जाएगा, 4 2 पे चला जाएगा, 2 goes to 4, 4 goes to 2, एंड देन V3 5 1 पे चला जाएगा, 1 5 पे चला जाएगा, तो 1 goes to 5 and 5 goes to 1, and then we come to V4, 1 2 3 4 5। आप देख लीजिए V4 क्या है, दिस इज V4, तो V4 के केस में 4 4 ही पर रहेगा, 4 4 पर, 3 5 पर चला जाएगा, 5 3 पर चला जाएगा, तो 4 4 पर रहेगा, 3 5 पर चला जाएगा, 5 3 पर चला जाएगा, और V4 एंड 1 2 पे चला जाएगा, 2 1 पे चला जाएगा, तो 1 goes to 2 and 2 goes to 1। Then we have V5, V5 will be, let's write 1 2 3 4 and 5, this is V5 reflection through this particular line, इसमें 5 5 पर रहेगा, so 5 remains at 5, 1 4 पे चला जाएगा, 4 1 पे चला जाएगा, 1 goes to 4, 4 goes to 1, and then 2 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 2. So these are the all 5 reflections. These are the all 5 reflections. For a regular pentagon.
So note that we have 5 rotations and 5 reflections. So let's comment about that. We had reflections and rotations. Reflections. So to sum up, तो मुख्तसर बात फिर ये है कि वी हैव फॉलोइंग symmetries of a regular pentagon, and these symmetries are 5 rotations or not, or 72 degrees, or 144 degrees, or 216 degrees, or 218 degrees, 288 degrees, sorry, 288 degrees. And then we have reflection V1, reflection V2, reflection V3, reflection V4, and reflection V5. So these are the symmetries, 10 symmetries of a regular pentagon. So having said that,
So let us compose these symmetries with each other. एक बात नोट कीजिए कि हम R0 डिग्री सिमेट्री को किसी भी सिमेट्री के साथ कंपोज करेंगे तो जवाब वही सिमेट्री आएगी। फर्ज कीजिए कि कंसीडर R0 degree and let's compose it with say V2, and you know that R0 degree is 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and V2 is 1 2 3 4 5 and 3 2 1 5 4. You can check it at page number 4. 2 3 1 5 4 and this is equal to, let's compose them with each other, 1 2 3 4 5. 1 goes to 3, 3 goes to 3, so 1 goes to 3. 2 goes to 2, 2 goes to 2, so 2 goes to 2. 3 goes to 1, 1 goes to 1, so 3 goes to 1. 4 goes to 5, 5 goes to 5, so 4 goes to 5. 5 goes to 4, 4 goes to 4, so 5 goes to 4. So note that this is same as V2. Similarly, you can check that V2 composed with R0 will be again V2, and therefore R0 degree composed with V2 is same thing as V2 composed with R0 degree, and this is equal to V2. And you can check on your own. On your own that R0 degree, this symmetry composed with any symmetry results in same symmetry. इसे आप अपने तौर पर चेक कर सकते हैं कि R0 डिग्री को आप किसी भी सिमेट्री के साथ कंपोज करें तो जवाब वही सिमेट्री आएगा। तो R0 डिग्री जो है ये आइडेंटिटी का रोल प्ले करती है इस पर्टिकुलर सेट में। अंडर ऑपरेशन है कंपोजिशन ऑफ सिमेट्रीज। तो देयरफॉर R0 degree is identity element. If you like, you can write identity element. R0 degree is identity element. You can check it by yourself. R0 degree composed with any symmetry gives the same symmetry. Secondly, let's compose other symmetries with each other. For example, let's compose, now consider, suppose we compose R72 degrees with R288 degree. You can see it on previous pages. R72 degree is 1 2 3 4 5
2 4 3 2 3 4 5 1. You can check it, and let's compose it with our 288 degrees, which is 1 2 3 4 5, and 5 1 2 3 4. This is our 288 degree. Let me show you. This is our 288 degrees. 5 1 2 3 4, 5 1 2 3 4. Now let's compose these with each other. Let me try to write it here. 1 2 3 4 5. So let's see what happens. 1 goes to 5, 5 goes to 1, so 1 goes to 1. 2 goes to 1, 1 goes to 2, so 2 goes to 2. 3 goes to 2, 2 goes to 3, so 3 goes to 3. 4 goes to 3, 3 goes to 4, so 4 goes to 4. And 5 goes to 4, 4 goes to 5, so 5 goes to 5. So, and you can see that this is R0 degree. R0 degree, which was in fact the identity which was in fact the identity symmetry or identity rotation, R0 degree, and we denoted it by I, capital I, for identity. So you can see that when we compose R72 degree with R288 degree, we get identity composition, identity symmetry. So these two symmetries are inverses of each other. Similarly, you can check that if we compose similarly, you can check that if we compose R288 degrees, let me write it here. Similarly, you can check R288 degrees composed with R72 degrees gives you R0 degree, which is in fact identity element, and therefore R72 degrees composed with R288 degrees is equal to R288 degrees composed with R72 degrees, and this is equal to R0 degree, which is in fact identity element, and therefore R72 degree, this particular symmetry, and R288, this particular symmetry, are inverses to each other. ये एक दूसरे का inverse है, inverses to each other. आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं कि you can do it on your own. Similarly, you can check that. You can check that
कि अगर आप R144 डिग्री को, इस सिमेट्री को R216 डिग्री के साथ कंपोज करें या R216 डिग्री इस सिमेट्री को R144 डिग्री सिमेट्री के साथ कंपोज करें तो जवाब जो है वो R0 डिग्री आएगा, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो देयरफॉर R44 degree symmetry and R216 degree, these symmetries are inverses to each other. And let me make a comment that ये जो सिमेट्रीज हैं V1, V2, V3, V4, इनसे मुतल्लिक़ नोट कीजिए कि यू कैन चेक दैट कि अगर आप V1 सिमेट्री को V1 सिमेट्री का अपने साथ ही कंपोज करें तो जवाब जो है वो R0 डिग्री या कि आइडेंटिटी ही आएगा। इसी तरह से अगर आप V2 को V2 से कंपोज करें फिर जवाब जो है वो आइडेंटिटी आएगा। अगर आप V3 को V3 से कंपोज करें तो फिर जवाब है R0 डिग्री या आइडेंटिटी ही आएगा। और अगर आप V4 को V4 से कंपोज करें तो भी जवाब जो है वो आइडेंटिटी सिमेट्री ही आएगा। इसी तरह से अगर आप V5 को V5 से कंपोज करें तो भी जवाब जो है वो आइडेंटिटी सिमेट्री ही आएगा। एंड यू कैन चेक दीज थिंग्स ऑन योर ओन। तो सो वी कैन से दैट V1 जो इट इज़ सेल्फ इनवर्स, V2 इज सेल्फ इनवर्स, V3 इज सेल्फ इनवर्स, V4 इज सेल्फ इनवर्स, V5 इज सेल्फ इनवर्स। तो ये जो सिमेट्रीज़ हैं जो रिफ्लेक्शंस वाली, तो ये सेल्फ इनवर्सेस, और आप डायग्राम से भी देख सकते हैं ऐसा ही होना चाहिए। सो हैविंग सेड दैट, आपकी असाइनमेंट के तौर पर आई हैव प्रिपेयर्ड अ टेबल। Following is your assignment. Following is your assignment. इस असाइनमेंट को आपने करना है। You will learn a lot if you complete this assignment. तो you have complete the Cayley's table for symmetries of a regular pentagon. ये कैलेस टेबल है। R0 डिग्री, R72 डिग्री, R144, R216, R288, V1, V2, V3, V4, V5, same is column wise, R0, R72 and so on. And you have to compose R0 degree with all these symmetries, and I have told you, and you can check that R0 degree is identity element. So when you compose this with all these, you will get R0 degree, R72 degrees, R144 degrees, R216 degrees, and you complete it, please complete it on your own. इसी तरह से आप यहाँ पर भी यही आएगा कंपोज होने के बाद। फिर ये सारी टेबल को आप मुकम्मल कीजिए। आप R72 डिग्रीज़ को R72 इन दोनों से कंपोज करें, जो भी रिज़ल्ट आता है यहाँ लिखे, फिर ये सारे रिज़ल्ट आप मुकम्मल कीजिए। मैंने आपको ये बताया है कि R72 डिग्री को R280 डिग्री से कंपोज करेंगे तो रिज़ल्ट जो है वो आपका R0 डिग्री आएगा। इसी तरह से
144 डिग्री को आप R216 डिग्री से कंपोज करेंगे तो भी रिज़ल्ट आपका 260 डिग्री से ये रिज़ल्ट R0 डिग्री आएगा। फिर R26 और ये भी रिज़ल्ट आपका R0 डिग्री आएगा। R288 को आप ये भी रिज़ल्ट आपके पास R0 डिग्री आएगा। फिर ये जो रिफ्लेक्शंस हैं ये सेल्फ इन्वर्सेस हैं, तो V1 कंपोज विद V1 ये R0 डिग्री होगा। V2 कंपोज विद V2 ये R0 डिग्री होगा। V3 कंपोज विद V3 ये R0 डिग्री होगा। V4 कंपोज विद V4 ये R0 डिग्री होगा। V5 कंपोज विद V5 ये भी R0 डिग्री होगा। और बाकी सारा टेबल आपने कंप्लीट करना है। दिस इज योर असाइनमेंट। So this is your assignment. Having done that, we have completed the dihedral group of symmetries of a regular pentagon, जिसमें आप देख सकते हैं 10 एलिमेंट्स हैं। जब टेबल का मुकम्मल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से एक दूसरे का इन्वर्सेस हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट वैसे भी आपको नज़र आ रहा है, इन्वर्सेस भी आपको साफ नज़र आ रहे हैं, और बाकी भी मल्टीप्लाई करने से ये टेबल आप मुकम्मल कर लीजिए।